हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपकी नीट की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो अभी तक हमने बात की नीट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसका सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम साइमल्टेनियसली डील कर रहे हैं, बट कोई भी प्रिपरेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी एक सही डायरेक्शन में की जाए और एक सही गाइडेंस के अंदर की जाए तो वो बहुत बेटर रिजल्ट्स देती है। तो वही चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं और एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए अगर हम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें नीट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत इम्प्रूव्ड वे में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो नीट प्रिपरेशन की बात करें तो वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स जो अपनी तैयारी अलग अलग लेवल पे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करें, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो तैयारी अपनी 11th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो 12th में अपेयरिंग होंगे, यानी कि उन्होंने अभी एग्जाम देने हैं, वो अपना सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो 12th के एग्जाम दे चुके हैं बट उनका रिजल्ट अवेटेड है, राइट। ये अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, अपनी तैयारी अलग अलग लेवल पे स्टार्ट करते हैं, बट कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। अगेन डिसिप्लिन जरूरी है, एक डेडिकेशन जरूरी है। इन पॉइंट्स को डेडिकेटेडली अगर फॉलो किया जाए तो हमारी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में हो सकती है। सो वी हैव 4 पर्टिकुलर पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी रीडिंग। ये बहुत स्टूडेंट स्किप करते हैं। थ्योरी के केस में यानी कि बायोलॉजी के केस में तो स्टूडेंट सोचते हैं ठीक है एनसीईआरटी पढ़ लिया, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और कुछ केस में ऐसा होता है कि हाँ ये तो न्यूमेरिकल पोर्शन है, हम इसमें थ्योरी पढ़ के क्या फायदा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी जो है वो ही बेसिक और वही मेन चीज है जो हमें स्टार्ट करनी है। इसी अगर एनसीईआरटी अगर हम पूरी रीड कर लेते हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और जितना भी नीट का फाउंडेशन है, जो भी नीट का सिलेबस है, वो सारा फाउंडेशन एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो हम जैसे एनसीईआरटी प्रिपेयर करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, यानी कि 99% जो आपका पूरा पेपर होगा वो एनसीईआरटी से ही है, उसके सारे कॉन्सेप्ट से है। बट जरूरी है कि हम उस एनसीईआरटी के हर एक कॉन्सेप्ट को थॉरोली रीड करें, एक एक लाइन को रीड करें और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते जा रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ते जा रहे हैं उनको इंटर रिलेट भी करें। एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसको पीछे नहीं छोड़ना है, नेक्स्ट चैप्टर अगर रीड करेंगे तो उसको आपस में कनेक्ट जरूर करना है। कनेक्ट करने से हम बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इजी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी, वो रीड जरूर करनी है, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है चाहे पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कोई भी टॉपिक है आपको एनसीईआरटी पहले रीड करनी ही करनी है। उसके बाद सेकंड है एमसीक्यू सॉल्व करना। एमसीक्यू यानी कि कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो तो उसके साथ साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व करें उससे रिलेटेड, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से अटेम्प्ट कर रहे होंगे, यानी कि अलग तरीके से आप समझ पाओगे। क्योंकि एमसीक्यू सॉल्विंग के दौरान आप देख पाओगे जो एक टॉपिक आपने रीड किया है, जो डायरेक्ट यानी कि एक्टिवली किया है या पैसिवली किया है, जिस फॉर्म में भी किया, वो टॉपिक किस किस तरीके से और कितने वेज में पूछा जा सकता है, वो टॉपिक कितनी चीजों से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आप एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से एनालाइज कर पाओगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। तो एनसीईआरटी रीडिंग जो है वो आपका बेसिक्स क्लियर करेगी, आपको वो रीड करनी ही करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो फॉलो करना ही करना है वो है क्वेश्चन सॉल्व करना, जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो उससे रिलेटेड। हाँ, अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, आप लेक्चर्स देखें, आप वीडियोस देखें या कोई भी आप इंस्टीट्यूट में अगर स्टडी कर रहे हैं तो टीचर से हेल्प लें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद दोबारा एनसीईआरटी रीड करें, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपको दिक्कत आ रही है, जैसे भी आप चीजें कर पा रहे हो बेटर वे में, बट
ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी तैयारी का। और एमसीक्यू सॉल्विंग करने से ध्यान रखें, आपको मॉक टेस्ट भी जरूर देने हैं। मॉक टेस्ट में आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एक टॉपिक रीड किया, उसी से आपने रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक चैप्टर डील किया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बट मॉक टेस्ट में आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे, बहुत ही शफल्ड वे में। आप देख पाओगे कि नीट का पैटर्न कैसा रहता है, वो भी समझ पाओगे। और दूसरा, एक ही टाइम पे मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को साथ में अटेम्प्ट करने का आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास इजी हो जाएगा उस एनवायरनमेंट में, यानी कि एग्जाम टाइम पे खुद को मतलब इजीली क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेटेज एनालिसिस। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगी। वेटेज एनालिसिस आप यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज आप वेटेज देखेंगे कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन सा चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि किसी चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, और इसके लिए आपको जरूरी है कुछ सालों के पेपर्स स्टडी करना। जो आप एमसीक्यू सॉल्विंग के दौरान आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी ले सकते हो, जो आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं। तो आप एवरेजली आप समझ पाओगे कि उनका वेटेज क्या रहता है। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, वेटेज एनालिसिस के बारे में डिटेल में। बट वो आपकी कहाँ पे हेल्प करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा जब आपको प्रिपरेशन करनी। जैसे कि मैं बात करूँ 12th स्टूडेंट्स जो है, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट अवेटेड है, जिनके पास 1-1.5 महीने का टाइम होता है अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए, तो उनके लिए जरूरी है वो अपनी तैयारी उन चैप्टर से शुरू करें जिनका वेटेज ज्यादा है। हाँ, ये भी जरूरी होता है कि उन चैप्टर से पहले हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं जिनमें उनका बेसिक हो, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो। तो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद उन हाई वेटेज चैप्टर्स को सबसे पहले डील करना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आप उनको पहले प्रिपेयर कर लोगे, आपके पास टाइम रहेगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, आपको उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप जिनका वेटेज लो है, जैसे कि हम सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं 11th की, द लिविंग वर्ड की, या तो उसमें से क्वेश्चन कोई एक आ जाएगा या तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कई बार क्वेश्चन आने के, तो हार्डली एक क्वेश्चन आएगा। बट हम वो 4 मार्क्स भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं नेग्लेक्ट करेंगे कि वो 4 मार्क्स से पीछे रह जाए, बहुत बड़ा नंबर है 4 मार्क्स का। तो अब वो भी प्रिपेयर करना है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्रेफरेंस की। हम इंपॉर्टेंस उन चैप्टर को उस केस में देंगे जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिसमें हमें ज्यादा स्कोर करने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास तैयारी का टाइम थोड़ा सा कम है। और ऐसे चैप्टर्स के केस में आप ये भी देख पाओगे उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही मुश्किल होते हैं, मुश्किल इन द सेंस बहुत ही डिटेल्ड होते हैं, तो उनको समझने में टाइम भी लगता है। ठीक है, तो अगर आप उनको पहले टाइम दे दोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे उन्हें कवर अप करना। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और फर्दर है हमारे पास माइंड मैप्स। सो माइंड मैप्स किसी भी कंटेंट को शॉर्टकट वे में लिखने का एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसे रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली अगर हम कोई टॉपिक काफी देर बाद पढ़ रहे हैं तो उसे रिवाइज जरूर करना है। कई बार हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, कुछ कंटेंट हमें भूल जाता है, कोई चीज हमें, कॉन्सेप्ट हमें भूल जाता है, तो हमें उसे रिवाइज करना पड़ता है। तो अगर हमें वही चीज दोबारा एनसीईआरटी से या अपने नोट्स से बहुत डिटेल में पढ़नी पड़े तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो माइंड मैप्स जो है अगर हमें वो क्रिएट कर रखे होंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो हमारे लिए इजी रहता है उन टॉपिक्स को रिकॉल करना। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी तरीके से आप माइंड मैप बना सकते हैं जो आप इजीली समझ पाए और जरूरत पड़ने पर इजीली एक्सेस कर पाए। तो माइंड मैप्स जो है वो बना लीजिए। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम होता है, वो धीरे धीरे अपने टॉपिक के हिसाब से जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं वैसे वैसे माइंड मैप्स बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली
ट्वेल्थ अपेयरिंग स्टूडेंट्स को भी ये टाइमली कर लेना चाहिए। ये जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपने कंटेंट को शॉर्टकट फॉर्म में क्रिएट कर लें, ताकि जरूरत पड़ने पर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे या आपको रिवीजन करनी है उस टाइम पे आप इन माइंड मैप्स को देखें, समझें और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, सो माइंड मैप्स जो है वो बहुत ही मतलब शॉर्ट तरीका है खुद को प्रिपेयर करने का ड्यूरिंग रिवीजन टाइम। तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो डिसिप्लिन रखते हुए, कंसिस्टेंट रहते हुए आपको फॉलो करने हैं और अकॉर्डिंगली अपनी नीट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है।